हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश युग्म क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत फ्लक्स की परिभाषा को समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा को समझने से पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर में द्विध्रुव व आघूर्ण को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक देखे थे, ठीक है। और जो कार्य का व्यंजक है वो क्या निकल के आया था? ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो कार्य का व्यंजक था वो था W = PE × 1 - cos थीटा। हमने इसकी स्थितियाँ देखे थे। आइए अब हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा को समझते हैं। विद्युत फ्लक्स, देखिए परिभाषा को समझने से पहले आप इसके बारे में समझिए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है जो टोटल बल रेखाएं होती है, ठीक है, कुल बल रेखाएं होती है, उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब कौन सी बल रेखाएं? तो कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था विद्युत बल रेखाओं के बारे में पिछले लेक्चर में, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है तो वहाँ पर विद्युत बल रेखाओं का भी अस्तित्व होता है। और हमने देखा था कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर कहाँ पे जाती है? ऋणावेश की ओर जाती थी, ठीक है। तो इन विद्युत बल रेखाओं का अगर हम टोटल निकाल दें तो टोटल को क्या कहेंगे? तो टोटल को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि विद्युत विधुर की शक्ति को हमने क्या नाम दे दिया था? विद्युत विधुर आघूर्ण नाम दे दिया था। वैसे ही अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित कुल बल रेखाओं की संख्या को अगर हमको काउंट करना है या उनका योग निकालना है तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? तो उसको हम नाम दे देते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा को हम देखते हैं पारिभाषिक रूप में कैसे परिभाषित करेंगे। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, एक बार देखिए, समझिए इसको। विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो यहाँ पे शब्द आया ना, कुल बल रेखा। अब कुल बल रेखा तो विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, भाई स्पष्ट सी बात है, जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना वो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत ही गुजरती है। अभिलंबवत कहने का मतलब ये है कि उस पृष्ठ के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनको अगर सबको टोटल कर देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को अब एक संकेत भी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है जैसे हमको अपने आप की पहचान बताने के लिए अपने नाम के पीछे सरनेम लगाना पड़ता है, वैसे ही इनको भी एक संकेत चाहिए। तो इनको संकेत मतलब कि हर बार विद्युत फ्लक्स तो लिख नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका एक संकेत बताएंगे। तो संकेत में देखो भाई, भौतिक शास्त्रियों ने इसका संकेत पहले से ही बता दिया है, तो हमको अब वही मान के चलना पड़ेगा। तो इसका संकेत होता है फाई ई। क्या होता है इसका संकेत? फाई ई। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। अदिश सदिश आपने कक्षा 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़े हो, ठीक है। अदिश में जिसकी दिशा होती है, परिमाण नहीं होता, और सदिश में जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, तो वो राशियाँ सदिश होती है। कहने का मतलब विद्युत फ्लक्स में दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखिए, विद्युत फ्लक्स के डायग्राम को समझते हैं हम। देखो यहाँ पर जो है Q है, ये +Q आवेश, और इस बिंदु पर -Q आवेश है। ये देखो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जा रही है। और हमने ये जो बाहर में जो पृष्ठ बनाया है इसको हमने बंद कर दिए। मतलब बंद कर दिए कहने का मतलब हम इसका कुल योग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? इसका कुल योग। तो ये कुल योग को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये इस पृष्ठ को हमने S1 नाम दे दिया और इस पृष्ठ को हमने क्या नाम दे दिया? S2। और जो हमने इसको पूरा बाहर जो हमने एक सर्कल बनाया है इसको बंद करके, तो इसको हमने एक संपूर्ण पृष्ठ मान लिया। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि ये मुख्य पृष्ठ हुआ, और इसको हमने क्या नाम दे दिया? S नाम दे दिया। तो हम इसको
एक पृष्ठ बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बंद पृष्ठ कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये बंद है, तो बंद पृष्ठ में भाई विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। तो आइए ये चित्र है, अब हम आगे समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा भाई, तो विद्युत फ्लक्स के मात्रक को निकालने के लिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र भी पता होना चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि मात्रक और विमीय सूत्र तो बिना उसके पारिभाषिक सूत्र से नहीं निकलते। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है, देखिए मैं यहीं पे बता देती हूँ विद्युत फ्लक्स का सूत्र यहाँ पे, कि इसका संकेत फाई ई होता है ना, और फाई ई इक्वल होता है ई इंटू डी एस कॉस थीटा। क्या होता है, फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस कॉस थीटा या वेक्टर ई इंटू डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अगर हमको विमीय सूत्र निकालना है तो किसका किसका विमीय सूत्र चाहिए, ई का और डी एस का भी चाहिए। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसके विमीय सूत्र और मात्रक को निकालते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालने के लिए ई बराबर फाई ई बराबर ई इंटू डी एस। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी एस क्या है, डी एस अभी हमने देखे, एस क्या था, पृष्ठ था, तो डी एस भी पृष्ठ होगा, लेकिन डी लगाने से हम उसको क्या कहेंगे, अल्प पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है जहाँ पे डी लग जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्प या सूक्ष्म। जैसे कल हमने देखे थे कि जो हमने समाकलन किए थे, कार्य की गणना किए थे, वहाँ पे हमने, ठीक है, अल्प पृष्ठ के लिए डी लगाए थे। तो अब विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक देखो, फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई का क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और क्षेत्रफल का क्या होता, मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है भाई, डी एस मतलब कि क्षेत्रफल ही हुआ कुल मिला के। तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है इसका मात्रक, मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे अगर लिखना है तो, ठीक है, इसको हम लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर। देखो ये ऊपर है ना, ये भी ऊपर है, एन बी और एम बी, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है विद्युत फ्लक्स का मात्रक, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इसका संकेत क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसका संकेत है यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह से जो है ये इसका मात्रक हुआ। अब हम विमीय सूत्र निकालना देखते हैं। तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, विमीय सूत्र भी वैसे ही निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। ई का विमीय सूत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए, और डी एस का विमीय सूत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र होता है, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमने निकाले थे एफ अपॉन क्यू। देखो ये सब चीज़ ना तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए, है ना। ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। भाई अगर आपको ई का विमीय सूत्र डायरेक्टली नहीं पता है तो आपको ई का पारिभाषिक सूत्र पता है, तो आप रफ वर्क कर लीजिए जल्दी से और उसको निकाल लीजिए। जैसे ई का अगर विमीय सूत्र निकालना है तो देखो भाई, ई के विमीय सूत्र के लिए किसकी विमीय सूत्र की जरूरत पड़ेगी, एफ की, तो एफ की विमीय सूत्र की जरूरत पड़ेगी। इसलिए देखो एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, तो अब यहाँ पर देखते हैं बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है MLT-2 होता है, और इसके बटे में क्या है, आवेश, तो आवेश का तो AT होता है, आपको पता ही होना चाहिए ये छोटे छोटे विमीय सूत्र। उसी प्रकार जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल मतलब कि L स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो इसमें जो है लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब कि यहाँ पे दो भी L इंटू L, लंबाई के लिए भी L ही आएगा और चौड़ाई के लिए भी L ही आएगा। तो इस तरह से जो है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ कट रहा है क्या ऊपर नीचे, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम सीधे सीधे विमीय सूत्र लिख देते हैं। देखो m जैसा का वैसा रहेगा, ये वाला L और ये वाला L स्क्वायर दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, L की पावर 3, क्यों, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। और ये A और T जो नीचे में है ना, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने के बाद में जो T के ऊपर जो है +1 की पावर है, ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, -1 की पावर बन जाएगा। तो -1 और ऑलरेडी ऊपर में -2 है, तो दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, -3, और A क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। A के ऊपर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जो फाई ई है उसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ML क्यूब T-3 A इन्वर्स, ठीक है। तो विमीय सूत्र को हम इस कोष्टक में लिख देते हैं। तो इस तरह से आप इसका विमीय सूत्र, तो हमने क्या क्या किए यहाँ पे,
ठीक है, हमने क्या किए, ई का विमीय सूत्र निकाल लिए और क्षेत्रफल का, और फिर दोनों में जो जो कटता था, जो घटता था उसको घटा दिए, जो जुड़ता था उसको जोड़ दिए, और फाइनली लास्ट में जो है इसका विमीय सूत्र क्या निकल के आ गया, यहाँ पे ये आ गया ml², ठीक है, एक मिनट, क्यूब है ये, ठीक है, ml³ t-3 और a इनवर्स। तो ये है इसका विमीय सूत्र, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको हल करके भी दिखाया है, तो आप ये देखो नोट भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली लिखना है तो सिर्फ यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको देखो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि कैसे ई का विमीय सूत्र निकालना है, कैसे ds का निकालना है, फिर दोनों का गुणा करके कैसे फाई ई का निकालना है। तो भाई किसी भी भौतिक राशि की परिभाषा अगर आप याद करते हो तो उसका संकेत याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, और उसका पारिभाषिक सूत्र याद कर लीजिए, फिर उसका मात्रक भी साथ में याद कर लीजिए, उसका विमीय सूत्र भी साथ में याद कर लीजिए, और फाइनली लास्ट में ये पॉइंट भी याद कर लीजिए कि वो अदिश है या सदिश। तो आपको फिर उसके अलग अलग भौतिक राशियों मतलब अलग अलग पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स के प्रकार, ठीक है। विद्युत फ्लक्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, तो फ्लक्स भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती है तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक कहलाता है। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही होती है तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो बाहर की ओर जाने वाली जो बल रेखाएं हैं, अगर बाहर की ओर बल रेखाएं जा रही है किसी पृष्ठ से, पृष्ठ देखो ये चित्र में हमने ये एक पृष्ठ की कल्पना किए थे। अब देखो यहाँ पे जो है ये बल रेखाएं जो है वो अंदर की ओर जा रही है ना, और ये निकल के कहाँ जा रही है, बाहर की ओर। एक मिनट मैं इसको समझाती हूँ। देखो ये बाहर से निकल के यहाँ अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये बाहर निकलने वाली जो है बाहर धनात्मक, और अंदर की ओर जाने वाली कैसी होती है, ऋणात्मक, है ना, किसी पृष्ठ से। भाई ये पृष्ठ से ही तो निकल कर जा रहा है। अब देखो फिर से परिभाषा की ओर चलते हैं हम। देखो परिभाषा में क्या है, जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती है तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक कहलाता है, और जब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही होती है तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो समझ गए आप, पृष्ठ S1 में क्या हो जाएगा, पृष्ठ S1 से जो निकलने वाली बल रेखाएं धनात्मक विद्युत फ्लक्स में आ जाएगी, और पृष्ठ S2 में ये हो जाएगा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो इस तरह से फ्लक्स की परिभाषा हमने दे दी और उसके प्रकार की भी परिभाषा दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक व्यंजक है विद्युत फ्लक्स के लिए। देखो चित्र से स्पष्ट है कि बंद पृष्ठ S के लिए विद्युत फ्लक्स S1 के लिए, यहाँ S1 है, S1 के लिए विद्युत फ्लक्स धनात्मक तथा S2 के लिए ऋणात्मक है। बिल्कुल देखो हमने यही बात पहले समझाई, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उसके लंबवत स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल ds हो तो फाई ई बराबर क्या होता है, E इंटू ds। मतलब ऊपर हमने सिर्फ सूत्र देखे थे, लेकिन ये सूत्र आया कैसे, तो ये सूत्र देखो चित्र के अनुसार समझाया उसने कि आया कैसे। मतलब कि मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है और उसके अभिलंबवत स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ds हो तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू ds। मतलब फाई ई इक्वल E इंटू ds। कैसे, हमने क्या परिभाषा में क्या पढ़े, फाई ई की परिभाषा क्या पढ़े कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब भाई कोई पृष्ठ है तो वो विद्युत क्षेत्र भी तो होगा उस पृष्ठ में, तो अगर हमको फाई ई का मान निकालना है तो उस पृष्ठ की तीव्रता और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल दोनों का अगर हमने गुणा कर दिए तो उस पृष्ठ में उपस्थित सभी बल रेखाओं का गुणा हो जाएगा, मतलब कि विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी पृष्ठ का फ्लक्स अगर निकालना है तो उस पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का अगर गुणा करेंगे तो ही फाई ई का मान निकलेगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे फाई ई के लिए, ठीक है। तो फाई ई बराबर E इंटू ds कैसे आया, अब समझ में आया, ओके। फाई ई इक्वल E इंटू कॉस। अब देखो
ये कॉस थीटा ई इंटू कॉस थीटा कहाँ से आ गया? जैसे ही हमने यहाँ से वेक्टर हटाए, देखो इसमें वेक्टर था ना, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, तो अब यहाँ पे वेक्टर हटाए, तो वेक्टर हटाने के बाद में ये देखो ये सदिश था और ये कैसा हो गया? अदिश। तो अदिश घटक सदिश घटक आपने पढ़े होंगे। तो भाई यहाँ पे वेक्टर हटने से ई के साथ में क्या आ गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आया? क्योंकि देखो लंबवत घटक और क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक के लिए जो है वो कॉस थीटा लिखा जाता है। तो वेक्टर हटने के बाद में यहाँ पे ई इंटू कॉस थीटा और डी एस जैसा का वैसा। तो हम फाइनली इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बस ये है विद्युत फ्लक्स का दो सूत्र मान लीजिए, एक वेक्टर के साथ में और एक बिना वेक्टर के साथ में। और ये इसकी पोजीशन है। पोजीशन मतलब कहने का मतलब ये है कि थीटा का मान रखते हैं, इसको स्थिति बोलते हैं हिंदी में, स्थितियाँ। तो थीटा का मान रखना तो मैंने पहले सिखाई दी हूँ आपको, एक बात बता दी हूँ स्टूडेंट्स, कहीं पर भी फिजिक्स में अगर कॉस थीटा साइन थीटा या टेन थीटा कॉस फाई साइन फाई आए तो वहाँ पर पोजीशन निकालते ही हैं, क्योंकि थीटा के मान हर कंडीशन में अलग अलग होते हैं। ये तो पोजीशन जो है वो बिना मतलब कि याद किए आपको निकालते आना चाहिए, क्योंकि पोजीशन जो है ये मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो थीटा इक्वल यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं? 0 डिग्री। तो सिंपल सी बात है भाई, कॉस थीटा मतलब थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान तो आपने याद किया ही है, 10th में क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किए? 1 रख दिए। अब भाई देखो 1 तो रख दिए हमने, और ये इंटू डी एस भी है इसमें, तो अब इन सब का मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल सी बात है, 1 का मल्टीप्लाई होने से तो ये जितने का उतना ही रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ई इंटू डी एस। अब यहाँ पे देखो अगर थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो भाई 0 तो एक ऐसा बंदा है ना जो जिसके पास में भी जाता है ना उसको 0 कर देता है। ठीक है, तो फाई ई के पास में गया तो फाई ई को क्या कर सॉरी ई के पास में गया तो ई को भी क्या कर दिया उसने? 0 कर दिया। ठीक है, मतलब 0 जहाँ भी गया वो अपने साथ सबको 0 करके आता है। तो इस तरह से कब? जब गुणा होता है तब, अदर कंडीशन में नहीं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे फाई ई इक्वल ई इंटू डी एस और यहाँ पे फाई ई इक्वल 0 आया। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स? देखो इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि जब यहाँ पर थीटा का मान 0 है, मतलब कि जो कोण है, कोण मतलब कि अब यहाँ कौन सा कोण? जो विद्युत बल रेखाएं हैं ना वो क्षेत्र के साथ में अगर 0 डिग्री का कोण बनाती है तो उस कंडीशन में विद्युत बल रेखाएं अधिकतम होती है, विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। लेकिन जब वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं, तब वहाँ पे फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इस तरह से आपको इसका हिंदी में अर्थ निकालना है। ठीक है, मान लो कोई पृष्ठ बड़ा हो, अभी हमने छोटे पृष्ठ की बात किए थे, अतः बड़े पृष्ठ ऐसे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, देखो भाई कुल के लिए यहाँ पे देखो समाकलन कर लिया है ना, तो ये समाकलन का चिन्ह है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा गलत बन गया है ये। तो ये हो गया ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे बड़े पृष्ठ के लिए तो यहाँ पे क्या लगा दिया? एस है ना, तो इसको हम एस लगा के लिख देंगे। तो इस तरह से बड़े पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स का सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका विद्युत फ्लक्स और परिभाषा के साथ में हमने ये देखे कि इसका संकेत क्या है, कैसी राशि है, ये चित्र के माध्यम से हमने समझे। देखो भाई कोई भी चीज़ अगर डायग्राम के रूप में समझते हो तो आपके दिमाग में वो काफ़ी दिनों तक रहेगा। और मैं आपको बार बार इस बात के लिए जोर देती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ को याद करते हो तो कोई भी इमेज आप अपने दिमाग में ज़रूर रखा करें, उस टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई एक चित्र जो है वो आपको अपने दिमाग में रखना है। तो ये है मात्रक, और मात्रक के बाद में ये विद्युत फ्लक्स के प्रकार बहुत ही सरल सिंपल है ना। धनात्मक बिंदु से निकलेगी तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और ऋणात्मक में जाएगी तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, और सिंपल सी बात है धन से निकल कर ऋण में ही जाती है। तो ये परिभाषाएँ बहुत सरल है, आप इनके नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए। और ये नोट्स में आप, तो आज के नोट्स के लिए आपको राइटिंग वर्क इतना ही करना है। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।